हेलो गाइस, दिस इज नेक्स्ट जहां सुपर हीरो और साइंस फिक्शन सिर्फ देखते नहीं समझे जाते हैं। इस वीडियो में हम पूरे ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आप एंजॉय करते हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Cannot live like this, baby. In hate. तो ट्रेलर की शुरुआत होती है हालेलुया माउंटेन के शॉट से। ये वही फ्लोटिंग माउंटेन्स हैं जो पहली मूवी में क्लाइमैक्स का पार्ट थे। मैग्नेटिक करंट्स और अनऑप्टिनियम की वजह से ये हवा में ही बैलेंस हैं, जहां लॉयक अपने निगरान पर राइड करता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद एक अंडर वाटर सीन आता है जहां दो नेवी एक डूबी हुई मैन मेड जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये फौज के शिप के रिमेन्स हो या पूरा शॉट वे ऑफ वाटर के आफ्टर मैच को कंटिन्यू करता है। बात करें अगर कीरी के कनेक्शन की, कीरी का रोल इस मूवी में और भी डीप हो गया है। जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है ये क्लियर हो जाता है कि कीरी एक नेवी नहीं बल्कि एक डिवाइन एंटिटी है। उसको एवा का ब्लेसिंग या कह लो कि गुडनेस ऑफ पावर मिल चुकी है। इस थ्योरी को फैंस ने वे ऑफ वार के बाद ही सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मूवी खुद इसे कंफर्म कर रही है। कीरी का जन्म एक इमैक्युलेट कंसेप्शन से हुआ था, यानी बिना किसी बायोलॉजिकल फादर के। ग्रेस ऑगस्टीन के अवतार से वो पैदा हुई और उसकी वॉइस, उसका फेस स्ट्रक्चर, इवन उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रेस जैसी ही है। एक सीन में तो वो ग्रेस को अपने विजन में भी देखती है, जिसे ग्रेस उसमें फिर से जन्म ले चुकी हो। इट्स नॉट जस्ट मेटामॉर्फिकल, ये लिटरली एक रीबर्थ स्टोरी है। एक शॉट में कीरी एक वुड स्पिरिट को देखती है, यानी ट्री ऑफ सोल के बीच, जो हमने पहली मूवी और वे ऑफ वाटर में दोनों में देखे थे। ये चीज एवा और एंसेस्टर से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, स्टेक्स भी हाई है। ट्रेलर के एंड में कीरी को हॉस्टेज बना लिया जाता है और उसे एक सिविल वॉर प्यादे की तरह यूज किया जाता है। एक और ब्यूटीफुल सीन जहां लॉयक और कीरी एक बीच पे रात के टाइम खड़े होते हैं और डिस्टेंट प्लेनेट नजर आता है। प्योर कैमरन मैजिक। और वहीं सुनते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एंसेस्टर्स इज हियर, जो दोबारा ट्री ऑफ सोल्स कनेक्शन को रीइंफोर्स करता है। उसके बाद ट्रेलर में एक नया क्रीचर देखते हैं, कुछ जायंट स्ट्रिंगर जैसा, लेकिन शेप में थोड़ा हॉट एयर बलून टाइप। ये क्रीचर शायद माइग्रेशन या सप्लाई ट्रांसपोर्ट के लिए है। विजुअल देखकर लगता है कि ये लोग काफी लंबा सफर कर रहे हैं। उसके बाद हमें कीरी का फेस दिखाया जाता है, देखकर लग रहा है कि शी इज लविंग इट, रेडी फॉर द जर्नी हेड। और अब बात होती है एक नई थीम की, फायर एंड ऐश। आगे बात करें तो ट्रेलर में एक मैसिव वोल्केनो दिखाई देता है जहां से कॉर्ज अपनी जर्नी शुरू करता है अक्रॉस अ हार्श बैरन लैंड। ये शॉट सिर्फ विजुअल नहीं है, ये पूरा थीम सेट करता है, जो इस बार एलिमेंटल और सिंबॉलिक दोनों हैं। एज द सीन प्रोग्रेस, कॉर्ज किसी वेवर्ड नेवी ट्राइब को ढूंढ रहा होता है और लगता है उसका पर्पस अलायंस बनाना है। एक मोमेंट में वो कैंप में एंटर करता है, हाथ हवा में फेंक एक साइड, जैसे कि कह रहा हो मैं कोई थ्रेट नहीं है। थोड़ा सस्पिशियस लगता है, बट सीम्स लाइक अ नाइस गाय मेट, वी कैन ट्रस्ट हिम। लेकिन सीन आगे बढ़ता है और ट्विस्ट आता है कि कॉर्ड को फेस बैंड मिल चुका है और इसे ये कंफर्म हो जाता है कि एक डील हो चुकी है। अवतार सीरीज में हमेशा से एक टफ वॉर रही है कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के लिए। इस बार भी वही टोन है, लेकिन एक नए एंगल के साथ। जो एज ट्राइब दिखाया गया है उनकी स्टाइलिंग और विजुअल नेटिव अमेरिकन कल्चर से हेवली इंस्पायर्ड है। तो ये सीन शायद उन्हीं हिस्टोरिकल ट्रेल्स और मैनिपुलेशन पे कमेंट्री दे रहा हो। और फिर एक ब्रिटिश टोन वाली लाइन भी आती है, हैंड योर कंट्री बैक टू मी। पहली बार सुनते ही चिल्स आ जाती है, पूरा कॉलोनियल पास्ट फ्रेश हो जाता है। ये लाइन बेसिकली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का सटायर भी हो सकता है या फिर एक डार्क जोक। तो ये पूरा सेगमेंट कॉज की मैनिपुलेशन, ट्राइब पॉलिटिक्स और फायर एश सिंबोलिज्म को टीज करता है और स्टोरी को और भी लेयर्ड बना देता है। आगे हम फॉरेस्ट के थ्रू ट्रेवल करते हुए हम देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ नेवी तो क्लोरेट फोर्स हेल्प कर रही होती है चलने में। या तो वो इंजर्ड है या तो फिर वो थक गया है। फिर वो मिलते हैं उसी वेलमेट से जो लास्ट मूवी में था। इस सीन के ऊपर एक इमोशनल स्कोर बजता है, वही थीम जो सुसॉट की डेथ के वक्त सुना था। ये क्लियरली डिस्पेयर और लॉस का इमोशन ले आता है। और हाँ, अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो माफ करना। वापस आते हैं ट्रेलर पर तो जैक एक पॉइंट पर बोलता है, यू कैन नॉट लिव लाइक दिस इन हेट।
और ये लाइन मूवी में एक मेजर थीम को हाईलाइट करती है। पिछली बार याद करो, उसने ऑलमोस्ट उस सेम में एक स्पाइडर को मार दिया था, तो क्लियरली कैरेक्टर का ये आर्क एंगर से फाइट करने का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेक स्पाइडर को हक करता है। इसका मतलब ये है कि उसने स्पाइडर को फुली एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज नारायण को ठीक ना लगे और दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन जाए। उसके बाद कोई ग्लिम्स मिलती है वाटर ट्रैप और उसके बाद सीन कट होता है स्पाइडर और कीरी पे। थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ। स्पाइडर यानी माइल्स फॉर्ज का बेटा है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एक तरफ सिली की फैमिली उसकी अडॉप्टिव फैमिली है और दूसरी तरफ फॉर्ज उसका बायोलॉजिकल फादर। स्पाइडर का ओरिजिनल नाम भी माइल्स है, एग्जैक्टली जैसे उसके डैड का। तो ये कैरेक्टर ड्यूअलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कीरी के साथ होने की वजह से वो नेचर से क्लोज है, लेकिन फौज की वजह से उसमें एक डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट भी है। तो ट्रेलर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं और मेजर कॉन्फ्लिक्ट लोइक और उसके फादर के बीच। लोइक को पहले ये लगता था कि जेक उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन सेकंड मूवी के एंड तक उसने अपना फादर से रिस्पेक्ट जीत लिया था। उसने तो जेक को ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाई थी ताकि वो शिप से एस्केप कर सके। लेकिन नातायाम के लॉस के बाद जेक क्लियरली कंफ्यूज है अपने दूसरे बेटे को वॉर में भेजने के लिए। एक फादर के हेजिटेशन को यहाँ हम क्लियरली फील कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं रोनाल्ड कीरी को कहती है अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करना चाहिए। शायद यावालो विलेज के अटैक से जुड़ी हुई कोई बात है जहाँ फायर नेवी ने अटैक किया। कुछ क्लूज भी मिलते हैं कि फायर नावी और ह्यूमंस साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि लाइट्स जो नेक्स्ट शॉट में दिखाई जाती हैं। हो सकता है कर्नल ने उनको मैनिपुलेट किया हो, उनको यह बताकर कि उनकी गुडनेस अटैक प्लान कर रही है, इसीलिए उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया। यह सब एक सिविल वॉर जैसी फीलिंग क्रिएट करता है और ऑब्वियसली फायर और वाटर का सिंबॉलिक क्लैश भी। फायर एंड वाटर दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन वाटर फायर को बुझा देता है। हो सकता है फायर ट्राइब ने ये सोचा हो ये डेंजरस है, पहले मारो, नो मर्सी, कोबरा का स्टाइल। फायर ट्राइब लीडर भी ये बात कहता है तुम्हारी गॉडनेस का यहाँ कोई पावर नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनका नेचर से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा। सब प्लांट लाइफ जल चुकी हैं, ट्रीज डिस्ट्रॉयड हैं, वो अब पूरी तरह से नेचर से कट ऑफ हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं मिलिट्री के सी ड्रैगन्स और ह्यूमन वर्शिप जो पानी के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं। कुछ स्मॉल शिप लगता है वही कंस्ट्रक्शन वाले हो सकते हैं जो पहले देखा था, नहीं भी। अगर नहीं तो नीचे कमेंट में बता देना। अब मिलिट्री पावर के बीच में एक सॉफ्ट मूवमेंट भी है। जेक नेटेरी को पीछे से हक करता है। दोनों ने अपना बेटा खोया है और नेटेरी विजिबली ब्रोकन लगती है। शायद उसका गुस्सा ही उसे खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे रिवेंज के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फिर मिलता है ट्रेलर का मनी शॉट। फायर नेवी लीडर का पहला ग्लैंस, हेड ड्रेस पहना है और उनका बॉडी रेड और ब्लैक पेंट है। वो एक टेंट से बाहर निकलती है जो एक ऐसी हिल पर है और बैकग्राउंड में एक बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं जो शायद जला हुआ ट्री हो सकता है। उनकी क्राउन भी दिखाई देती है जिसके हेड पे हेड पीस क्राउन लगा हुआ है। ट्राइब के बाकी मेंबर्स के पास कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली शी इज द लीडर। म्यूजिक बैकग्राउंड में होम ट्री डिस्ट्रक्शन थीम, तो हो सकता है ये वही जली हुई ट्री हो या फिर ये बस एक सिंबल हो मैन मेड डिस्ट्रक्शन का, जैसा कि सेकंड मूवी में था। अब हम देखते हैं कॉच और ह्यूमंस को फायर ट्राइब के साथ डील करते हुए। ये क्लासिक फॉस्टियन डील है जहां अपनी स्पीशीज को बिट्रेयल करके पावर ले रहे हैं, लेकिन ह्यूमंस उन्हें बाद में डिस्पोज कर देंगे और वेल्स पे पूरा कंट्रोल ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि फायर ट्राइब की लीडर बिना जले फायर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। जैसे वाटर ट्राइब ने अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया है, वैसे ही ये लोग भी फायर के साथ इवॉल्व लगते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट सीन की, तो फॉरेस्ट पे फायर एरोज गिर रहे होते हैं और जैक की फैमिली छुपने की कोशिश कर रही होती है। लोएक के पास गन भी होती है जो ये दिखाता है कि फायर नाविक कितना ज्यादा नाविक ट्रेडिशन का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई और ट्राइब होता तो इसे इनजस्टिस माना जाता। नेक्स्ट सीन में नेरी हॉस्पिटल में होती है और यहाँ ह्यूमन टेक्नोलॉजी का यूज हीलिंग के लिए हो रहा है। तो ये बताता है कि दोनों साइड्स को अब एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज करने पड़ रहे हैं। एक तरफ ह्यूमन टेक डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है और दूसरी तरफ हीलिंग के लिए।
नेटरी जब बच्चों के बारे में बात कर रही होती है तो लगता है कि लोइक और कीरी ही स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर्स होंगे। जंगल सीन्स में भी ये दोनों साथ थे, स्पाइडर भी उनके साथ था, सो में भी वो भी उनके साथ जर्नी पे है। नेक्स्ट फिल्म में हम स्पाइडर का वाइजर से फुल शॉट देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जैक को हीमस ने अरेस्ट कर लिया है, शायद पकड़ा गया है या फिर खुद सरेंडर किया हो। पिछली मूवी में हीमस चाहते थे कि जैक सरेंडर करे, शायद पीस निगोशिएट करने की कोशिश हो, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन एक हाई वैल्यू टारगेट को कैप्चर करना चाहेंगे। काइक्रान भी लैंड करते हैं तो शायद सरेंडर का लुक हो रहा है। फिर आता है एक मोमेंट जहाँ इकरान और राइडर एक ग्लोइंग प्लेनेट के सामने से फ्लाई करते हैं। वॉर सीन एक्सप्लोर, फायर ट्राइब इकरान पर राइड कर रहे हैं, बलून्स पर अटैक, वेल्स अटैक कर रही हैं शिप पर जिन पे रेड पेंट है, शायद ये फायर ट्राइब का सिंबल हो, और कोच के फेस पर भी रेड मार्क्स हैं। रिवर माउंटेन से बैटल, स्पाइडर क्लिफ से गिरने वाला होता है, टीरी होस्टेज है। जेक वर्सेस कर्नल की फाइट होती है और लगता है कि थीम ही होगा स्पाइडर को कौन बचाता है, बायोलॉजिकल डेड या अडॉप्टिव। नेटरी और फायर ट्राइब लीडर भी हेड टू हेड जा रहे हैं और मुझे पसंद आया वो मोमेंट जहाँ फायर लीडर लिटरली फ्लेम थ्रोअर बन जाती है। और फिर आता है एंड टाइटल, आग जलती है और बनती है राख। पूरी थीम इस एक शॉट में ही कह दी, फायर रेज डेविस्टेशन। फाइनल थॉट्स की अगर बात करें, ट्रेलर ओवरऑल विजुअली माइंड ब्लोइंग है, एक इमोशनल और एक्सप्लोसिव पीस, जेम्स कैमरन का विजन और वर्ल्ड बिल्डिंग वंस अगेन नेक्स्ट लेवल। मूवी चाहे कैजुअल हो या एपिक, अवतार का इम्पैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। तो आप क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।